हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लॉ के अंडर में डिवोर्स यानी कि तलाक के टॉपिक को। मैरिज एंड डोवर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो ज़रूर देख लें। ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम एज वेल एज फॉर LLB स्टूडेंट्स। LLB में भी ये एक सब्जेक्ट है, जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं उन लोगों को पता होगा। तो उनका ये एक फैमिली लॉ का सब्जेक्ट है और स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में अलग अलग स्टेट्स में पूछा जाता है। ये कुछ स्टेट्स में फैमिली लॉ इंक्लूड है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। बट जो लोग यूपी जुडिशरी देंगे और हरियाणा जुडिशरी के लिए अपियर होने वाले हैं या फिर बिहार जुडिशरी, उन सब में तो ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट रहेगा जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। पूरे वर्ल्ड में इस्लाम एक अकेला ऐसा रिलीजन है जिसमें मैरिजेस का टर्मिनेशन जो होता है वो बाय वे ऑफ डिवोर्स, बाय वे ऑफ तलाक है। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले से ही ऑलरेडी कुरान में गिवन है, पहले से ही है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई न्यू लॉ बन के नहीं आया है इस्लामिक लॉ के अंडर में। अब प्रॉफिट ने कुरान में होते हुए भी प्रॉफिट ने इसको हाईली डिसलाइक किया है। प्रॉफिट को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह का जो है वो टर्मिनेशन हो, उनका रिश्ता टूटे। तो इसलिए प्रॉफिट ने इसको बिल्कुल हाईली डिसलाइक किया है और साथ ही साथ ये चाहा है कि बहुत ही ज़्यादा जब कंडीशन खराब हो जाए, जब बिल्कुल ही साथ रहने का कोई कंडीशन ना बनती हो, तो उस केस में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स कर सकता है। और दूसरा जो डिवोर्स हो सकता है वो बाय वे ऑफ डेथ। अगर हस्बैंड दोनों पार्टी में से किसी की भी डेथ हो जाए तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। According to Amir Ali, the reform to Prophet Muhammad remarked a new departure in the history of Eastern legislation. Prophet to have said, "With Allah, the most detestable of all things permitted is divorce." प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम, इन्होंने क्या कहा है कि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ों को परमिट किया है, परमिट मीन्स जो कुछ भी कुरान में लिखा है फॉर एसेंशियल्स फॉर मैरिज, फॉर डिवोर्स, फॉर डोवर या फिर फॉर गिफ्ट, जो कुछ भी लिखा है कुरान में, प्रॉफिट ने कहा है कि सबसे ज़्यादा घृणा करने वाली जो चीज़ है वो डिवोर्स है। क्योंकि कभी भी प्रॉफिट ने नहीं चाहा है कि कोई भी हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो, उनकी जो मैरिज है वो टर्मिनेट हो। तो इसलिए क्या कहा है कि विद अल्लाह द मोस्ट डिटेस्टेबल ऑफ ऑल थिंग परमिट इज डिवोर्स। डिटेस्टेबल का जो मीनिंग होता है वो है घृणित, यानी कि जिससे सबसे ज्यादा घृणा की गई हो। तो कभी भी इस्लामिक लॉ में जो है मुस्लिम लॉ के अंडर में ये कॉन्सेप्ट भला ही इंट्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन इसमें जो है इसको हाईली जो है डिटेस्टेबल किया गया है, घृणित किया गया है कि बिल्कुल भी जो है डिवोर्स बहुत ही जब मेजर कंडीशन अराइज हो तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। द कुरानिक ऑर्डिनेंस, इफ ये फियर अ ब्रीच बिटवीन देम ट्वेन, the husband and wife appoint an arbitrator from his folk and an arbitrator from her folk. If they desire amendment, Allah will make them of one mind. यानी कि क्या कहा गया है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ उनको लगता है कि उनके बीच का जो अब रिलेशन है, उन्हें फियर है कि वो जो है रिश्ता उस तरफ जा रहा है जहाँ उनके बीच अब अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है और कुछ टाइम बाद जो उनके रिश्ते हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, वो डिवोर्स की साइड जा सकते हैं। तो उनको क्या करना है, एक हस्बैंड की साइड से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, एक वाइफ की साइड से, यानी कि हस्बैंड की फैमिली जो है उनमें से कोई बड़ा जो है वो आर्बिट्रेटर का रोल प्ले कर सकता है, एंड वाइफ की साइड से भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। और अब अपॉइंट होने के बाद अगर उनमें जो बैठकर जो सहमति होती है, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझाया जाता है और उनका माइंड है अगर कि भाई ये जो रिश्ता है ये ना टूटे, तो वहाँ पर अल्लाह जो है उनका एक मन बना देगा और उनका रिश्ता जो है वो टूटने से बच जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज।
मुस्लिम लॉ के अंडर में जो मैरिज का डिसोल्यूशन होता है वो दो तरह से होता है, बाय डेथ ऑफ द पार्टी ऑफ द मैरिज, यानी कि जो हस्बैंड है या वाइफ है किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, या बाय वे ऑफ डिवोर्स। कंप्लीटली जो है इस्लामिक लॉ के अंडर में जो राइट गिवन है फॉर तलाक ये सिर्फ हस्बैंड को गिवन है, लेकिन बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है उससे भी डिवोर्स लिया जा सकता है। बाय डिवोर्स हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ होने से मैरिज डिसॉल्व हो सकती है, या फिर बाय वे ऑफ डिवोर्स। अब मुस्लिम लॉ के अंडर में देखते हैं कि बाय वे ऑफ डिवोर्स जो है कितनी तरह से मैरिज जो है डिसॉल्व हो सकती है। अब हस्बैंड को क्या क्या राइट है? हस्बैंड को सबसे पहले तलाक, फिर इला एंड फिर जिहर, ये सब जो राइट है ये हस्बैंड को गिवन है। अब हस्बैंड जो मुस्लिम लॉ के अंडर में, इस्लामिक लॉ के अंडर में अकॉर्डिंग टू कुरान डिवोर्स दे सकता है वो तलाकुल सुन्नत एंड तलाकुल बिद्दत है। तलाकुल सुन्नत के भी फर्दर दो टाइप है, हसन एंड हसन, एंड तलाकुल बिद्दत जो है वो रिटन डिवोर्स हो सकता है या फिर हम उसको ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। तलाक in original sense mean repudiation or rejection under Muslim law. It mean a release from a marriage tie immediately or eventually. अगर हम नॉर्मली बात करें, एक जनरल सेंस में बात करें तलाक की, तो क्या है? रेप्यूडेशन या फिर रिजेक्शन, यानी कि अलग हो जाना या फिर रिजेक्ट कर देना मैरिज को, के बंधन को रिजेक्ट कर देना। एंड इफ वी टॉक अबाउट मुस्लिम लॉ इट मीन रिलीज फ्रॉम मैरिज टाई, मैरिज टाई से रिलीज हो जाना, उस बंधन से मुक्त हो जाना इमीडिएटली या फिर इवेंचुअली। मुस्लिम लॉ में जो डिवोर्स होता है वो रिवोकेबल हो सकता है या फिर इररिवोकेबल हो सकता है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे, आंसर करोगे, चाहे जुडिशरी मेंस में अपीयर हो या फिर लॉ के स्टूडेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ। तो रिवोकेबल प्रोनाउंसमेंट होता है जहां पर मैरिज जो है रिवोक की जा सकती है, इतना कि पीरियड ऑफ इद्दत जो है एक्सपायर नहीं हो जाता, यानी कि 3 महीने का पीरियड ऑफ इद्दत होता है। अगर उस बीच जो है हस्बैंड वाइफ को लगता है कि भाई वो अलग नहीं रह सकते, उन्हें साथ रहना है, तो वहाँ पर जो शादी है वो वापस से हो सकती है, मतलब वो शादी डिसॉल्व नहीं होगी। और इररिवोकेबल प्रोनाउंसमेंट का मतलब है जहाँ पर जैसे ही तलाक होता है वो मैरिज जो है इमीडिएटली जो है इररिवोकेबल हो जाती है, अब वो मैरिज जो है हराम हो जाती है, उसको वापस से चेंज नहीं किया जा सकता, वहां पे अब डिवोर्स हो गया है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए, रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल। रिवोकेबल मीन जो वापस रिश्ता हो सकता है, डिवोर्स दे दिया, अभी इद्दत का पीरियड है, इद्दत के पीरियड के बीच में आप उस शादी को वापस से एक्सेप्ट कर लीजिए। और इररिवोकेबल मतलब अगर एक बार डिवोर्स हो गया तो इमीडिएटली जो मैरिज है वो डिसॉल्व होगी, प्रोनाउंस करते होती है। और जो मैरिज है अब वो वापस से डिवोर्स जो है चेंज नहीं हो सकता, मैरिज जो है डिसॉल्व होगी। तलाक के लिए मुस्लिम लॉ में जो सबसे मेजर कंडीशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है अ मुस्लिम हस्बैंड मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, यानी कि वो बिल्कुल होशो हवास में जो है वो तलाक दे। ऐसा नहीं है वो गुस्से में बैठा और तलाक दे दे।
तो क्या होगा, गुस्से में अक्सर आदमी गलत फैसला ले लेता है, या फिर वो जो है अभी साउंड माइंड नहीं है, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, उस वक्त अगर वो डिवोर्स दे देता है तो ये चीज़ भी गलत है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड। देन शिया लॉ की बात कर लें, वो एज ऑफ पबर्टी जो है वो अटेन कर चुका हो। एज ऑफ पबर्टी जो लाया करती है अंडर मुस्लिम लॉ वो 9 to 14 ईयर्स करती है, यानी कि वो एज जहाँ पर एक मुस्लिम गर्ल या फिर मुस्लिम बॉय जो है फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए उनकी जो बॉडी है वो रेडी हो जाती है, उसको एज ऑफ पॉवर्टी मुस्लिम लॉ के अंडर में कंसिडर किया गया है। और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, शिया लॉ के अंडर में जब मैरिज होती है उस वक्त 2 विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है, बट शिया लॉ के अंडर में अगर डिवोर्स हो रहा है तो वहाँ पर 2 विटनेस की ज़रूरत होती है, और वो जो 2 विटनेस है वो मेल विटनेस होने चाहिए। ये मैं आपको मैरिज के कॉन्सेप्ट में भी बता चुकी हूँ, मैंने बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। एंड अंडर सुन्नी लॉ में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड होना चाहिए एंड अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी की एज जो उसने है अटेन कर लियो। अब सुन्नी लॉ में 2 विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, बट शिया लॉ में ये एक एसेंशियल है कि वहाँ पर 2 विटनेस की ज़रूरत होती ही होती है। तलाक प्रोनाउंस अंडर इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशे के हालात में अगर कोई मुस्लिम मर्द जो है वो नशे के हालात में अपनी वाइफ को जो है तलाक दे देता है तो सुन्नी लॉ के अंडर में ये तलाक इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि तलाक बिल्कुल हो जाएगा, मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन शिया लॉ के अंडर में ये जो है वॉइड हो जाएगा, ये तलाक जो है वॉइड है, मैरिज में इसको नहीं कंसिडर किया गया है कि मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। अब बहुत से अलग अलग जूरिस्ट रहे हैं और सबके अपने अपने व्यूज हैं। अगर हम बात करें आमिर अली, तो आमिर अली ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द जो है इंटॉक्सिकेशन के हालात में तलाक देता है तो उसको इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। वहीं कुछ जूरिस्ट का मानना यह है कि तलाक जो है वो वैलिड रहेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी वाइन का नशा करता है जो कि ग्रेप, डेट या फिर हैम्पर लीफ से एक्सट्रैक्ट किया गया या हैनबीन सीड से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो उस केस में भी जो तलाक है वो वैलिड रहेगा। तो ये अलग अलग जूरिस्ट के अलग अलग व्यूज रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्या रहेगा, बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सुन्नी लॉ में ये इफेक्टिव है एंड शिया लॉ में ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे मैरिज डिसॉल्व नहीं। तलाक ओरली भी दिया जा सकता है एंड रिटन भी दिया जा सकता है। रिटन जो तलाक होगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको तलाकनामा बोला जाता है, और जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे तलाक देने के लिए वेदर इट्स ओरल और इन रिटन वो होंगे आई हैव डिवोर्स दी, यानी कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आई डिवोर्स माई वाइफ फॉर एवर एंड रेंडर हर हराम फॉर मी, यानी कि मैं अपनी वाइफ को अपने लिए हराम ठहराता हूँ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं अगर 3 बार हस्बैंड प्रोनाउंस कर दे तो हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिश्ता है वो मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाए। According to Amir Ali, the reform to Prophet Muhammad remarked a new departure in the history of Eastern legislation. Prophet to have said, "With Allah, the most detestable of all things permitted is divorce." Prophet Muhammad be peace upon him, इन्होंने क्या कहा है कि अल्लाह ने जितनी भी चीज़ों को परमिट किया है, तलाकुल सुन्नत, मुस्लिम्स में तलाकुल सुन्नत एक बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक माना गया, यानी कि ये सबसे अच्छा फॉर्म है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म है, सबसे ज़्यादा वो फॉर्म है जो यूज़ किया जाता है तलाक देने के लिए। इसके भी फर्दर 2 टाइप है, अहसन एंड हसन। अहसन जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक है, हसन जो है प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक है। हसन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो हस्बैंड को फुलफिल करनी पड़ेगी फॉर डिवोर्स, फॉर तलाक? पहला कि जो तलाक दिया जाना चाहिए वो एक सिंगल सेंटेंस में दिया जाना चाहिए। फिर जो तलाक दिया जा रहा है यानी कि वो जो वर्ड प्रोनाउंस किए जा रहे हैं वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर होने चाहिए, यानी कि जब वुमेन अपने मेंस्ट्रुएशन कोर्स से फ्री हो गई है उस वक्त जो है वो वर्ड प्रोनाउंस करे होने चाहिए। और यहाँ पे हस्बैंड जो है अब अब्सटेन हो गया है फ्रॉम इंटरकोर्स। अब हस्बैंड जब वुमेन इद्दत परफॉर्म कर रही है तो हस्बैंड जो है एब्सटेन हो गया है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ। अब इद्दत का कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ में क्यों है? क्योंकि अगर जो वुमेन है
वो प्रेग्नेंट है, अब उसको 3 महीने बोला जाता है इद्दत का पीरियड परफॉर्म करने के लिए, ये कंपलसरी है। 3 महीने में पता लग जाएगा कि वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है। किसी बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट कंफर्म करने के लिए पीरियड ऑफ इद्दत रखा गया है मुस्लिम लॉ में। तो यहाँ पर पता लगे कि जो बच्चा है उसके फादर कौन है, इस चीज, या वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं, इस वजह से शादी के बाद जो है वुमेन को परफॉर्म करना होता है पीरियड ऑफ इद्दत, क्योंकि पहले ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। लेकिन आप समझिए कि उस टाइम में भी अगर इस कॉन्सेप्ट को रखा गया है फॉर द टेस्ट ऑफ पैटर्निटी, तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट उस वक्त में भी रहा होगा जब टेक्नोलॉजीज का जमाना ही नहीं था। और अब बात करते हैं हसन। हसन जो है ये वो फॉर्म ऑफ डिवोर्स है जो 99% मुस्लिम्स में दिया जाता है। यानी कि अगर इस्लामिक लॉ के अंडर, मुस्लिम लॉ के अंडर में अगर तलाक होती है तो हम यूज करते हैं हसन का तरीका। हसन का तरीका क्या कहता है कि जो तलाक हो वो 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट का फॉर्मूला इसमें रखा गया है। एक तलाक दी जाएगी, फिर दूसरी तलाक दी जाएगी, फिर तीसरी तलाक दी जाएगी। अब ये जो 3 तलाक जो दी जा रही है एक एक करके, इसमें 30 दिन का टाइम रखा गया है। पहला तलाक बोला जाएगा, फिर 30 दिन का टाइम, फिर दूसरा तलाक बोला जाएगा, फिर 30 दिन का टाइम, और फिर तीसरा तलाक। तीसरी बार जब तलाक बोल दिया जाएगा तो वहां पर मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। और ये जो बीच में बोला जा रहा है ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर होना चाहिए, ये इसकी असेंशियल है। यानी कि वुमेन जो है वो अपने मेंस्ट्रुएशन कोर्स से ना हो, उस वक्त जो है तलाक बोला जाना चाहिए। अब रीजन क्या है कि ये 30 का जो टाइम रखा गया है ये क्यों रखा गया है? सिर्फ मेन मोटिव जो है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, जो अल्लाह ने परमिट किया है, इसको प्रॉफिट मोहम्मद बी पीस अपॉन हिम उन्होंने हाईली डिसलाइक किया है, घृणित किया है। प्रॉफिट को नहीं पसंद था कि किसी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो डिसॉल्व हो, उनके बीच में तलाक हो। तो 30 दिन के इंटरवल का मोटिव क्या है कि हो सकता है पहला तलाक देने के बाद हस्बैंड का माइंड चेंज हो जाए, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो वापस से एक हो जाए, तो तलाक जो है कैंसिल हो जाएगी। फिर 30 दिन का टाइम रख दे कि चलो ठीक है, एक बार हो गया तलाक, कोई बात नहीं, नाराजगी है, 1 महीने तक चल सकती है। अगर फिर भी उनके बीच थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बची होगी तो हो सकता है कि दूसरी तलाक देने के बाद वो फिर एक हो जाए, तो ये एक रीजन हो सकता है। और अगर तीसरी बार तलाक हो गया है और उस वक्त तक भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, फाइनली डिवोर्स जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो हसन का जो तरीका है तलाक देने का, ये सबसे ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है तलाक देने के लिए। तलाकुल बिद्दत, तलाकुल बिद्दत जो है ये सबसे बड़ा गुनाह माना गया है, सबसे सिंफुल तलाक माना गया है अंडर इस्लामिक लॉ। अब इसमें क्या होता है कि 3 तलाक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। 3 तलाक जो दिए जाते हैं वो सिंगल तुहर में दिए जाते हैं, और मेन इंटेंशन जो होती है तलाक देने के लिए वो मैरिज इररिवोकेबल हो, यानी कि वापस से जो मैरिज है वो ना इफेक्टिव हो सके और मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाए। अब सुन्नी लॉ में यानी कि हनफी स्कूल ने तलाकुल बिद्दत को रिकॉग्नाइज किया है। तलाकुल बिद्दत जो है सुन्नी में इफेक्टिव हो जाएगी अगर तलाक दे दी जाए, लेकिन इसको जो है सिंफुल माना गया, एक गुनाह माना गया है। और सुन्नी शिया लॉ में जो है यानी कि मलिकी स्कूल ने इस फॉर्म ऑफ डिवोर्स को जो है वॉइड माना है, और यहाँ पे जो मैरिजेस होंगी वो भी वॉइड कंसिडर, तलाक को जो है वो वॉइड कंसिडर हो जाएगा। और दूसरा तलाकुल बिद्दत में अब हस्बैंड जो है वापिस से अपनी वाइफ के पास नहीं आ सकता, वो शादी नहीं कर सकता। हमने तलाकुल सुन्नत में क्या पढ़ा था कि कितना टाइम रखा गया, 30 जो डेज का जो टाइम रखा गया है वो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि एक बार अगर हस्बैंड को पछतावा हो या उनके बीच का रिश्ता सुधारा जा सकता है तो चलिए 30 डेज का टाइम रखा गया है, फिर 30 डेज का टाइम रखा है। लेकिन तलाकुल बिद्दत को गुनाह माना गया है देना। यहाँ पर हस्बैंड जो है वो तब तक वापिस से अपनी वाइफ से शादी नहीं कर सकता है तब तक वाइफ जो है हलाला परफॉर्म ना कर ले, वो किसी और मैन से शादी ना कर ले और फिर उसको डिवोर्स ना दे दे। अब ऐसा भी क्यों रखा गया है कि हस्बैंड जो है उसको कहीं ना कहीं सजा दी जा सके, क्योंकि उसने गलत किया है। अगर उसको तलाक देना है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक उसको अडॉप्ट करना चाहिए था, हसन का जो तरीका है अंडर तलाकुल बिद्दत।
सॉरी तलाकुल सुन्नत जो है उसको परफॉर्म करना चाहिए था। तो यहाँ पे वुमेन को हलाला परफॉर्म करना पड़ता है। अब कोई भी वुमेन अगर वो हलाला परफॉर्म करती है, मीन्स टू से अगर एक बार तलाक हो जाए और हस्बैंड जो है वो नशे की हालत में या गुस्से में अगर किसी भी तरह से 3 तलाक का कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, तो फिर उसको बिल्कुल भी वाइफ जो है नहीं माना जा सकता कि कोई भी वाइफ उसके पास वापस से जाना चाहेगी। और अब तो बहुत अच्छा रूल कर दिया गया है अंडर मुस्लिम लॉ, जब शादी होगी तो निकाह नामा के अंडर में एक कंडीशन होगी कि आप तलाकुल बिद्दत नहीं देंगे। तो अगर आप देते हैं तो तलाकुल बिद्दत को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस्लामिक लॉ के अंडर में। कुरानिक लॉ एंड इस्लामिक लॉ में डिफरेंस है। मुस्लिम लॉ और इस्लामिक लॉ के अंडर में डिफरेंस है। मुस्लिम लॉ जो है बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू टाइम जो है रहते रहते इसमें बहुत से केस लॉज ऐड हो गए हैं, बहुत से अमेंडमेंट हो गए हैं। और जो कुरानिक लॉ है वो होली जो है वो सिर्फ फॉलो करता है जो कुरान में लिखा गया है। तो हम जो पढ़ते हैं वो हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं। अब यहाँ से जो हम फॉर्म ऑफ मैरिजेस पढ़ेंगे ये आपके पास शॉर्ट नोट के लिए लिखने को आ सकता है। फॉर एलएलबी में ये आता है 4 या 5 मार्क्स का आता है, एंड जुडिशरी में भी ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है अंडर फैमिली लॉ। तो इला का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बात तो ये इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं होता है। फिर हर तलाक देने के लिए अंडर मुस्लिम लॉ हस्बैंड शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड हैज अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। दूसरा, अगर हस्बैंड अब कसम इला के अंडर में अगर हस्बैंड कसम खा लेता है कि मैं 4 महीने तक हम लोगों के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, तो उस केस में मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो ये जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंडिया में जो है इसको कंसीडर नहीं किया जाता, फॉलो नहीं। यहाँ पर शेफई स्कूल यानी का इस्तिहासन अशरिया में जो है अप्लाई वाइफ कर सकती है कोर्ट में फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, एंड सुन्नी लॉ में इस लीगल प्रोसीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैरिज जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मान ली जाती है। जीहर जो है किसी भी फॉर्म ऑफ तलाक को देने के लिए अंडर मुस्लिम लॉ हस्बैंड शुड बी सेन एंड अडल्ट, यानी का साउंड माइंड होना चाहिए एंड अडल्ट होना चाहिए। अब जीहर के फॉर्म में क्या होता है कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को अपनी मदर से या किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कंपेयर कर देता है, तो वहाँ पर मैरिज जो है वो डिसॉल्व होने के सिचुएशन में आ जाती है। यानी कि अब हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है अरे तुम तो मेरी मदर जैसी लगती हो, या फिर तुम मेरी जो है वो ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रहा है जहाँ पे प्रोहिबिट है, वो शादी नहीं कर सकता, वहाँ पे कंपेयर कर देता है। तो उस केस में जो है सिचुएशन तलाक वाली अराइज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पछतावे के लिए हस्बैंड को 3 पेनेंस परफॉर्म करने होते हैं। क्या? अगर हस्बैंड जो है फ्री करा दे किसी स्लेव को, पहले ज़माने में तो स्लेव हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम में स्लेव नहीं है, तो हम कैदी को कंसीडर कर सकते हैं। जो प्रिजनर्स होते हैं, ऐसे प्रिजनर्स जो फाइन देने पर जेल से छूट सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है फाइन देने के लिए और फाइन देने के बाद वो छूट सकते हैं, तो आप फाइन डिपॉजिट करा दीजिए और किसी एक प्रिजनर को फ्री करा दीजिए, या फिर आप 2 महीने के लिए फास्टिंग कर लीजिए, या फिर आप 60 डेज तक कि 60 पुअर्स को फीड करा दीजिए, यानी का खाना खिला दीजिए। अगर आप तीनों परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आपका जो मैरिज है वो डिसॉल्व होने से बच जाती है। अब ये हाईली प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मैरिज के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर मैरिज की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से रिलेशंस में हस्बैंड जो है मैरिज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज तलाक़े तफवीज़। तलाक़े तफवीज़ का जो राइट है ये वुमेन का राइट है, लेकिन यहाँ पर जो पावर डेलीगेट की जाती है वो बाय हस्बैंड की जाती है। हस्बैंड पावर देता है वाइफ को। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं दूसरी मैरिज कर लेता हूँ, तो मैं तुम्हें राइट देता हूँ, तुम उस वक्त अपना तलाक ले सकती हो मुझसे, और आपको ये पावर डेलीगेट की जाती है। तो ये है तलाकुल तफवीज़। अब जो हम तलाक के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इला, तफवीज़, ज़िहर, यहाँ से आपके पास शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा
तो ज़िहर के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, और क्वेश्चन ये बना था कि ज़िहर का जो तलाक टाइप है उसमें हस्बैंड कौन कौन सी पेनेंस परफॉर्म करता है जब उसको मैरिज वापस से इफ़ेक्टिव करनी हो। तो वो क्या कर सकता है, 2 महीने तक फास्टिंग रख सकता है, किसी एक स्लेव को फ्री करा सकता है, या फिर वो जो है 60 पुअर्स को फीड करा सकता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से लिखने को ज़रूर आता है, या तो शॉर्ट, ये जो टाइप पढ़ रहे हैं इनमें से शॉर्ट नोट आ सकता है, और तलाकुल बिद्दत, तलाकुल सुन्नत जो है वो डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। तो तलाकुल तफवीज़ में क्या था, हस्बैंड अपनी वाइफ को राइट दे रहा था कि आप जो है आपको एम्पावर किया जाता है, आपको पावर दी जाती है कि कभी मैं आपके लिए ड्यूटी ना परफॉर्म कर पाऊं तो आप जो है तलाक ले सकती हैं। तलाक in original sense mean repudiation or rejection under Muslim law. It mean a release from a marriage tie immediately or eventually. अगर हम नॉर्मली बात करें, एक जनरल सेंस में बात करें तलाक की, तो क्या है, रेप्यूडेशन या फिर रिजेक्शन, यानी कि अलग हो जाना या फिर रिजेक्ट कर देना मैरिज को, के बंधन को रिजेक्ट कर देना। एंड इफ वी टॉक अबाउट मुस्लिम लॉ, इट मीन रिलीज फ्रॉम मैरिज टाई, मैरिज टाई से रिलीज हो जाना, उस बंधन से मुक्त हो जाना इमीडिएटली या फिर इवेंचुअली। नेक्स्ट इज मुबारत। मुबारत भी म्यूचुअल कंसेंट से होता है। मुबारत किसी भी साइड से हो सकता है। देखिए फ़र्क क्या है, खुला जो है वो वाइफ की साइड से होता है, और मुबारत जो है वो किसी भी साइड से हो सकता है। यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं पे किया जा सकता, और पीरियड ऑफ इद्दत परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। ये मुबारत एंड कुला के बीच का डिफरेंस है। देन लियन, फॉल्स चार्ज ऑफ अडल्ट्री। लियन जो है, अगर यहां पर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को चार्ज करता है, यानी कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाता है कि वो अडल्ट्री परफॉर्म करती है, तो उस केस में वाइफ जो है डिवोर्स ऑब्टेन कर सकती है। फिर अगर वो डिनाई करे पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, अगर वो कहे कि मैं इस बच्चे का पिता नहीं हूं, तो उस केस में भी वाइफ जो है वो डिवोर्स ले सकती है। देन वो जो चार्ज है, यानी कि जो चार्ज हस्बैंड अपनी वाइफ पर लगा रहा है फॉर एडल्ट्री, वो इसको फैक्टो होगा, यानी का मैरिज जो है एकदम से डिसॉल्व नहीं होगी। मैरिज डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट की जो डिग्री है वो ज़रूरी होगी। अब लियन का जो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं डिवोर्स का, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो है जुडिशियल डिग्री है अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंडर में। फिर रेगुलर सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, क्या हमने थर्ड पॉइंट में कवर किया है कि इस्पो फैक्टो है, मैरिज डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट से डिक्री ली जाएगी, वाइफ कोर्ट में जा सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। देन लियन इज एप्लीकेबल ओनली इन शिया मैरिज एंड नॉट फसीद, यानी कि जो सही मैरिज होगी, जो रेगुलर मैरिज होगी, उसमें जो है लियन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, फासिद में नहीं है। और सही और फासिद का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम मैरिज की वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं ये रिपीटेड हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सही पढ़ रहे हैं वो कौन सी मैरिज है, फासिद पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी मैरिज है। एंड लास्ट फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज जुडिशियल डिवोर्स। जुडिशियल डिवोर्स में वाइफ जो है मूव कर सकती है टू कोर्ट फॉर डिवोर्स अगर हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंस है, या फिर लियन हस्बैंड जो है अपनी वाइफ पर अडल्ट्री का चार्ज लगाता है, या फिर खैरुल बुलूक। खैरुल बुलूक का भी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें, खैरुल बुलूक से भी क्वेश्चन आता है।
तो या फिर जहाँ पे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हो तो उस केस में भी वाइफ मूव कर सकती है टू कोर्ट फॉर जुडिशियल सेपरेशन। ये तीनों तरीके जो हैं कोर्ट से डिक्री ऑब्टेन करने के बाद ही इफेक्टिव होते हैं। फिर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के अंडर में 9 ग्राउंड है जहां पर एक मुस्लिम वाइफ डिवोर्स ले सकती है। कब? अगर हस्बैंड 4 महीने के लिए गायब है तो वाइफ कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकती है, डिक्री ले सकती है फॉर जुडिशियल सेपरेशन। अब ये पीरियड्स आपको याद रखने हैं, 4 महीने जो है, 2 साल, 7 साल, किस कंडीशन में, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर कह रहे हैं फेलियर, 2 साल तक अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है या फिर हस्बैंड जो है उसको जेल हो गई है 7 साल तक, अब वाइफ 7 साल तक क्या करेगी, तो वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट से ले सकती है। फिर कोई मैरिटियल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उस केस में इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड, तो वहां पर भी जो है वाइफ ले सकती है जुडिशियल डिग्री ऑफ सेपरेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मुस्लिम लॉ के अंडर में जो मैरिज का डिसोल्यूशन होता है वो 2 तरह से होता है, बाय डेथ ऑफ द पार्टी ऑफ द मैरिज, यानी कि जो हस्बैंड है या वाइफ है किसी एक की अगर डेथ हो जाती है तो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, या बाय वे ऑफ डिवोर्स। कंप्लीटली जो है इस्लामिक लॉ के अंडर में जो राइट गिवन है फॉर तलाक ये सिर्फ हस्बैंड को गिवन है, लेकिन बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है उससे भी डिवोर्स लिया जा सकता है। यहाँ पर कौन कौन से लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मैरिज डिसॉल्व होने के बाद। द पार्टी बिकम इंटाइटल टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज, हस्बैंड या वाइफ कोई भी दूसरी मैरिज कर सकते हैं। डोवर एक इमीडिएटली पेएबल होगा, हस्बैंड अपनी वाइफ को पे करेगा। डोवर की रकम जो है, डोवर का जो कोई भी पैसा या किसी भी वैल्यू का हो वो हस्बैंड नहीं रख सकता, वो डिवोर्स के टाइम पर उसको दे देना है। फिर म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। वाइफ जो है किसी भी तरह से हस्बैंड की संपत्ति में कुछ भी हिस्सा नहीं पाएगी। कोहैबिटेशन उन लोगों के बीच में अनलॉफुल हो जाता है और वाइफ को पीरियड ऑफ इद्दत परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमारा डिवोर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, एक पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है या शॉर्ट नोट। और प्री में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि किस केस में जो है वाइफ जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है अगर हस्बैंड 4 साल से लापता हो, या फिर जो है 2 साल से उसको मेंटेन नहीं कर रहा हो, 7 साल से जो है वो जेल में हो, इम्पोटेंसी हो, ये सब आपको याद रखना है। और फिर आपको याद रखना है कि हस्बैंड किस किस पेनेंस को पे करने के बाद जो है मैरिज को डिसॉल्व होने से बचा सकता है लिनन के केस में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है और अगर आप वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके देख ले तो 100% आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग LLB के स्टूडेंट्स हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो। थैंक यू।